हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए आज करंट अफेयर्स लेके आया हूँ 23 अक्टूबर की। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में। उसके बाद बताता हूँ कि आप सभी को लगातार पिछले 4-5 दिनों से मैं लाइव क्लासेस की तरह पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को अगले सप्ताह तक मैं लाइव क्लासेस दिया करूँगा। इसके लिए आप लोग मुझसे लाइव बात कर सकेंगे कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए आज बात करते हैं 23 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगर हम बात करें 23 अक्टूबर के बारे में, तो सबसे पहला जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है वो 23 अक्टूबर को यानी कि आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। जो बर्फ के जो तेंदुए होते हैं, जो बर्फ में जो तेंदुए रहते हैं, उन सभी का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो आज के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है, जो बर्फ में तेंदुए रहते हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय दिवस की शुरुआत कब करी गई थी। तो इसकी घोषणा करी गई थी 2013 में, लेकिन पहला अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया था, 2014 में। तो घोषणा 2013 में की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो करी गई थी वो 2014 में की गई थी। उद्देश्य सिंपल सा है कि जो हिंदुओं का नहीं है, यहाँ पर ये गलती से लिखा गया, जो हिम तेंदुए हैं, हिम तेंदुओं का संरक्षण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इतना सा आसान सी बात थी, समझ में आई। आज का दिवस अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना। तो उत्तराखंड राज्य जो है, उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल कौन सा बना है। रामसर स्थल जो है उत्तराखंड राज्य का पहला, उत्तराखंड का पहला बना है कासन कंजर्वेशन रिजर्व, इंग्लिश में भी लिखा है आसन, कासन नहीं, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। जो उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, ये उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। अब बात करते हैं कि किसकी घोषणा किसने करी है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बात की घोषणा करी है कि उत्तराखंड राज्य का पहला जो रामसर स्थल है वो आसन कंजर्वेशन रिजर्व बना है। देखिए हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी लिखा है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं कि ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है, लिखा भी है, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर देहरादून जिले के पास ये कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्थित है। अब बात करते हैं, देखिएगा रामसर स्थल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये रामसर स्थल बना है उत्तराखंड का पहले। तो रामसर स्थल क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रामसर स्थल है वे आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, अर्थात इस प्रकार से होते हैं कि जिन स्थानों पर एक साल में 8 महीने तक पानी भरा रहता है और अंतरराष्ट्रीय, और वो क्षेत्र जो है जहां पर 8 महीने पानी भरा रहे, वो क्षेत्र जब अंतरराष्ट्रीय महत्व भी रखता है तो उसे क्या कहा जाता है, रामसर स्थल। सिंपल सी बात, पानी भरा रहे 8 महीनों तक एक साल में। दूसरी बात ये कि उस स्थान का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी हो तो वो क्या कहलाएगा, रामसर क्षेत्र कहलाएगा। अब बात करते हैं, ये उत्तराखंड का पहला था, लेकिन ये भारत का 38वां था। इस प्रकार से ये कंजर्वेशन स्थल रामसर स्थल बनने के पश्चात अब भारत के पास कुल 38 रामसर स्थल है। और अगर बात करी जाए उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड के बारे में बार बार बताता हूं कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, जिले कितने हैं, गठन कब हुआ था। इन सब बातों के अलावा 2 बात और सीख लीजिएगा आप लोग कि उत्तराखंड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। उत्तराखंड राज्य जो है वहां से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सी नदियां वहां से शुरुआत होती है, कौन कौन सी नदियों का वहां पर स्रोत है। तो बात करें हमारे देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, अयोध्या जिस नदी के तट पर है सरयू नदी, गंगा नदी की ही एक और सहायक नदी भागीरथी नदी, गोला नदी और काली नदी। ये सारी की सारी जो नदियां हैं
ये उत्तराखंड राज्य से ही उद्भव करती है। एक प्रश्न और कि अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य की कि यहाँ पर जो लोग हैं मुख्य रूप से लोक नृत्य कौन कौन से हैं उत्तराखंड के, तो पहला है झोरा, दूसरा है छोलिया। झोरा और छोलिया दोनों ही उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य है। तो ये प्रश्न अलग से था जो मैंने आप सभी को बताया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मार्केट डाटा सलाहकार समिति का गठन किया गया। अब एक नई समिति बनी है, उस समिति का नाम है मार्केट डाटा सलाहकार समिति। मार्केट डाटा सलाहकार समिति। अब इस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो इस समिति का गठन किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी अर्थात हिंदी में इसका अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने इस समिति का गठन किया है। बात करें कि इस समिति के पूर्णकालिक सदस्य कौन है, तो इस समिति के जो पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे वो है मधुबी पुरी बुच। उसके बाद बात करते हैं कि जो मार्केट डाटा सलाहकार समिति बनी है भाई, इस समिति के बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस समिति के बनने का मुख्य उद्देश्य है भारतीय प्रतिभूति बाजार में डाटा संस्कृति को बढ़ावा देना। डाटा संस्कृति को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना ही इस सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हमने टर्म पढ़ी थी सेबी, SEBI। तो अब हम पढ़ लेते हैं सेबी की फुल फॉर्म। हमने ऊपर तो हिंदी में पढ़ ली, लेकिन अब हम पढ़ते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी में तो पूछी नहीं जाएगी, इंग्लिश में आएगी, तो मैं इंग्लिश में बताता हूँ। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करें सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना करी गई थी। बात करें इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई क्षेत्र का आपको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है शहर। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हम बात करें सेबी के अध्यक्ष की, तो सेबी के अध्यक्ष है वर्तमान में अजय त्यागी। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से पढ़ी, साथ साथ में इससे संबंधित करंट अफेयर्स GS भी पढ़ी। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये जो मैं आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं ये कैसी लग रही है, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं, और ताकि आप लोगों के कमेंट से हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, हम भी आप लोगों के लिए और अधिक प्रयास करते रहें। आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं भी, ताकि अगर आप लोग दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हमें और भी मनोबल बढ़ेगा, हमें और भी अच्छा प्रयास करने का कार्य करेंगे हम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य के जो 2019 जो पिछला वर्ष गया है, इस वर्ष में जो हमारे देश के हैं घरेलू सैलानी, जो घरेलू पर्यटक है, उनको सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो हमारे देश की अगर बात करी जाए तो हमारे देश के ही सबसे ज्यादा लोग कहां पर घूमने गए हैं, उत्तर प्रदेश में। यानी कि 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटक जो है वो हमारे देश के ही उत्तर प्रदेश राज्य में घूमने के लिए आए हैं। दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। अब देखो ये तीनों तो हमने टॉप 3 पढ़े हैं कि जो घरेलू सैलानी, लेकिन अगर हम बात करें विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने वाला पहला राज्य रहा है तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा है उत्तर प्रदेश। घरेलू भी बताया और विदेशी पर्यटक भी, दोनों को हमने यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है हमारे देश के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अब हमारे देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है कि हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा कौन से राज्य में घूमने के लिए गए हैं, और जो विदेश से जो लोग आते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में कौन से स्थान पर गए हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, कोविड-19 के लिए कोविरैप COVIRAP, कोविड-19 के लिए कोविरैप नामक तकनीक विकसित की गई है। तो ये जो कोविरैप नामक तकनीक है ये किसके द्वारा विकसित की गई है, ये विकसित करी गई है IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ये नई तकनीक विकसित करी है जिसका नाम है कोविरैप। उसके बाद बात करते हैं
ये डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक है जो काफी आसान भी है और सस्ती भी है। ये कोविड-19 का परीक्षण करेगी आसान तरीके से और कम वैल्यू में, कम मात्रा में, कम पैसे में ये आप लोगों को सस्ती पड़ेगी। उसके बाद देखिएगा ये IIT खड़गपुर के छात्रों शोधकर्ताओं द्वारा इसको तकनीक को विकसित किया गया है। तो अगर हम बात करें IIT खड़गपुर के बारे में, तो IIT खड़गपुर के वर्तमान में डायरेक्टर या निदेशक कौन है? तो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जो हैं वे IIT खड़गपुर के वर्तमान में निदेशक हैं। और अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो IIT खड़गपुर की स्थापना हुई थी 1951 में। तो ये आप लोगों के लिए अगला प्रश्न था। इसी प्रकार से हम डेली हर दिन आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाते हैं और आप लोगों को भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये करंट अफेयर समझ में आती होगी। अब जो मैं इस प्रकार से पढ़ाने लगा हूं तो ये और भी अच्छा तरीका आप लोगों के लिए रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उसके बाद है अगला प्रश्न, चंद्रमा पर 4G सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो जो चंद्रमा है उस पर सबसे पहले 4G सेल्यूलर नेटवर्क जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा नोकिया कंपनी के द्वारा। और नोकिया का चयन किसने किया है? नोकिया का चयन किया गया है नासा के द्वारा। नासा ने ही अब नोकिया का चयन किया है कि नोकिया अब चंद्रमा पर जाकर के 4G नेटवर्क लगाए और वहां पर भी नेटवर्क स्थापित हो सके, वहां से भी इंटरनेट का सुचारू रूप से इंटरनेट को चलाया जा सके, ताकि नासा का जो लक्ष्य है वो ये है कि आगामी 4 सालों में 2024 तक मार्स पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाना है, वहां पर भी जीवन को शुरू करना है। ऐसा नासा का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए यहां पर आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी, पहली नोकिया और दूसरी नासा। तो हम नोकिया और नासा दोनों के बारे में अब पढ़ते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं नासा की। नासा की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 को 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना करी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और वर्तमान में इसके प्रबंधक कौन है? चार्ल्स बोल्डेन। चार्ल्स बोल्डेन जो है वे वर्तमान में नासा के प्रबंधक हैं। अब दूसरी चीज हमने पढ़ी थी नोकिया, क्योंकि सबसे पहले जो नेटवर्क स्थापित करेगा वो तो नोकिया ही करेगा, और अगर नोकिया करेगा तो नोकिया के बारे में भी एक दो बातें। नोकिया की स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1865 को। नोकिया का मुख्यालय कहां पे है? इस्पू कहां है? फिनलैंड। मुख्य रूप से नोकिया कंपनी जो है वो फिनलैंड देश की है और इसका मुख्यालय भी इस्पू फिनलैंड में ही है। अंतिम प्रश्न है यहां से कि नोकिया के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो नोकिया के चेयरमैन है सारी बल्दोफ। सारी बल्दोफ, ये देखिएगा इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हम जब विदेशी लोगों के नाम पढ़ते हैं तो वहां की इंग्लिश और को अगर हम हिंदी में लिखें तो थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावनाएं रहती है, या उसी रूप में हम उसको नहीं लिख पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूं, क्योंकि जब भी कोई विदेशी नाम आता है तो इस प्रकार की जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ना भी जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा, टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना कि जो टैक्स पेड करेंगे, जो व्यक्ति टैक्स पे करते हैं उनके फेस को अब रीडिंग शुरू करिए। कौन सा देश है जिसने कि चेहरे की पहचान करना शुरू कर दिया? तो अब पहला देश बना है विश्व का सिंगापुर। सिंगापुर देश ने ऐसा किया है कि जो व्यक्ति टैक्स पेड करता है, टैक्स पे करता है, टैक्स का भुगतान करता है, उन सभी व्यक्तियों के फेस रीडिंग करी जाए, ताकि टैक्स के भुगतान करने में आसानी रहे, टैक्स को पे करने में आसानी रहे। और जो ये चेहरे को पहचानने का जो ट्रेंड चला है, जो ये फंक्शन चला है, इस फंक्शन का नाम दिया है सिंगपास फेस वेरिफिकेशन। सिंगपास फेस वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जिस
जो व्यक्ति टैक्स पे करता है उसका फेस रीडिंग कर रहा है, फेस जो है उसको पहचान कर रहा है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये सिंगापुर पहला देश बना है विश्व का, तो सिंगापुर के राजधानी के बारे में अगर हम पढ़ें तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री है वर्तमान में ली हसियन लुंग, ली हसियन लुंग, लिखा भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपको उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके पढ़ लीजिएगा। आप लोगों की गलती करने की जो संभावनाएं हैं वो कम से कम हो जाएंगी। ये प्रश्न था यहां से। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन किया गया। देखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है पिछले वर्ष धारा 370 भी हटी और उसके पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी घोषणा करी कि जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा समाप्त करके उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए। बार बार बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन किया है तो किसने किया है। तो इस पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन जो किया है वो किया है गीता मित्तल ने, और गीता मित्तल वर्तमान में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य ही है कि न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ में पारिवारिक कानून के मामलों को सुलझाना। जो परिवार में जो हस्तक्षेप होते हैं, जो परेशानी आती है, उनको पारिवारिक तरीके से निपटाया जा सके, सुलझाया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ में जम्मू कश्मीर में पहला पारिवारिक न्यायालय स्थापित किया गया है। एक और प्रश्न, क्योंकि जब ये जम्मू कश्मीर का पहला पारिवारिक है तो जम्मू कश्मीर के स्थान पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पारिवारिक न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला पारिवारिक न्यायालय जो था 1985 में स्थापित किया गया था। बात करें कहां पर स्थापित किया गया था, तो राजस्थान में स्थापित किया गया था। तो ये जानकारियां थी यहां से जो कि हमने पूरी पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, नेपाल को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो का नाम भी लिखा है आगे नीम जी। नेपाल देश को इलेक्ट्रिक ऑटो नीम जी का निर्यात करने की घोषणा करी गई है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो नीम जी है, ये नेपाल को कौन भेजेगा, कौन निर्यात करेगा, किसने घोषणा करी है। तो ये घोषणा करी गई है KAL अर्थात केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के द्वारा। केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने यह घोषणा करी है कि अब वो नीम जी ऑटो का वो जो देश है, नेपाल देश है, वहां पर ये निर्यात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो ऑटो है ये चार्जेबल ऑटो है, एक बार चार्ज करेगा तो 80 से 90 किलोमीटर तक की यात्रा ये करता है। उसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा था KAL अर्थात केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। अगर हम बात करें कि KAL का मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है अरालुमुडू कहां है, तिरुवनंतपुरम में, और इसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। वर्तमान में KAL अर्थात केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के जो चेयरमैन है वो है कर्मणा हरि वर्तमान में केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के चेयरमैन है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर्स पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स मिलती रहे। उसके साथ साथ में आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़े, ताकि आपको करंट अफेयर के साथ साथ में और भी जो PDF है और भी जो नोट्स है वो सारे मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।